कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड बेसरान में 22 अप्रैल 2025 में एक बहुत ही हसीन मंजर था जहां लोग खुशी मनाने आए थे, लेकिन कुछ ही लम्हों में वो मंजर खून में रंग गया। देखते ही देखते मासूम टूरिस्ट की लाशें गिरने लगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हमले की जो ना सिर्फ कश्मीर के हुस्न को खून में रंग गया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुराने जख्म फिर से ताजा कर गया। यह कहानी है पहलगाम अटैक की। क्या यह अटैक पाकिस्तान की जॉब थी या फिर भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? इस अटैक के दोनों राइवल्स पाकिस्तान और इंडिया पे क्या इंपैक्ट्स होंगे और क्या इस अटैक के नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फुल स्केल वॉर शुरू हो सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। कश्मीर की कहानी सिर्फ बर्फ और पहाड़ों की खूबसूरती की नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक पुरानी जंग और राइवलरी की कहानी है। अब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री तो आप सबको याद होगी, जिसके इंडिया और पाकिस्तान के अपने अपने वर्जन्स और क्लेम्स हैं। लिहाजा हम इस कॉन्फ्लिक्ट की डीप हिस्ट्री में नहीं जाते। बस ये याद रहे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है। कश्मीर पर दोनों मुल्कों का शुरू से ही दावा था। ये दावा मजीद नफरत और जंगों में बदलता गया। इन जंगों में शामिल थीं वॉर ऑफ 1947, वॉर ऑफ 1965, वॉर ऑफ 1971 जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना, और 1999 की कारगिल वॉर। और इसके अलावा भी LOC पे नॉर्मली पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के दरमियान छोटी छोटी स्क्रिमिशेस चलती रहती हैं। वक्त के साथ साथ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बायलैटरल और इंटरनेशनल एफर्ट्स भी की गई, लेकिन एवरीथिंग वाज इन वेन। फिर आई 5 अगस्त 2019 की तारीख, जब भारत ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर के खास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को खत्म कर दिया। एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के PAO को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। पाकिस्तान ने इस फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज भी उठाई, लेकिन इंडिया का यह दावा था कि इस रेवोकेशन से कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जबकि पाकिस्तान का यह क्लेम है कि इस आर्टिकल की रेवोकेशन दरअसल कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक बहाना है, क्योंकि इसके बाद नॉन लोकल्स भी कश्मीर में सेटल हो सकेंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में हिंदूज की सेटलमेंट की वजह से हिंदू पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जबकि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब ये पहलगाम अटैक दरअसल इसी आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के प्रीटेक्स्ट पे हुआ। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में मशहूर मकाम बेसरान वैली में लोग जिप लाइन और फोटोग्राफी का मजा ले रहे थे। टूरिस्ट हर तरफ इस हसीन वादी से लुत्फअंदोज हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक से गोलियों की आवाज ने इस हसीन वादी में दहशत की हवा फैला दी। 5 मिलिटेंट्स हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन्स पकड़े हुए इनोसेंट टूरिस्ट पे हमलावर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर टूरिस्ट से ये सवाल करते कि आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, और कुछ लोगों को तो कलमा पढ़ने पे भी मजबूर किया गया। अब अगर वो नॉन मुस्लिम साबित होते तो उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता। इस अटैक में 26 लोग हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर हिंदुस्तान के शहरी थे, और 17 से ज्यादा जख्मी हुए। 26 लोगों में 25 टूरिस्ट नॉन मुस्लिम थे और एक मुस्लिम पोनी ऑपरेटर था जिसने इन अटैकर से गन खींचने की कोशिश की। एक टूरिस्ट ऋषि भट्ट जो जिप लाइन राइड पर वीडियो बना रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग में गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें और दौड़ती हुई मौत कैद हो गई। ये 2008 मुंबई अटैक्स के बाद सबसे भयानक हमला था। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस हमले में आखिर किसका हाथ है, पाकिस्तान या फिर इंडिया का? हिंदुस्तानी अथॉरिटीज के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व रहा है। सोर्सेज के मुताबिक यह हमला TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के 3 मिलिटेंट्स ने किया,
टीआरएफ दरअसल एक पाकिस्तान बेस्ड यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा का ऑफशूट है। और दिलचस्प बात यह कि शुरू में टीआरएफ ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की। अटैक में जो 3 लोगों के नाम सामने आए वो थे अली भाई, जो कि एक पाकिस्तानी नेशनल है, और हाशिम मूसा, जो कि पाकिस्तान का एक फॉर्मर पैरामिलिट्री सोल्जर है, और आदिल हुसैन ठोकर, कश्मीर का एक रिहायशी। इंडिया का यह कहना है कि इंडियन कश्मीर में ऑपरेट करने वाले टेरर ग्रुप्स को दरअसल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस आईएसआई बैक कर रही है, क्योंकि उनका मकसद कश्मीर में इंस्टेबिलिटी लाना है। और एक बहुत ही फेमस डॉक्ट्रिन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इस डॉक्ट्रिन को पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ जोड़ा जाता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमला करने वालों से ताल्लुक से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन हिस्ट्री को देखें तो लश्कर तैयबा पे 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक्स और कई और वाकयात में भी इल्जाम लग चुका है। इसके अलावा 2019 के पुलवामा अटैक के लिए भी इंडिया पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है, जिसमें तकरीबन 40 इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए थे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की सरकार पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ऐसे हमले उनकी नाक तले कैसे हो जाते हैं। इतनी सेंसिटिव टेरिटरी होने के बावजूद भी भारतीय हुक्मरान ऐसे हमलों को रोक क्यों नहीं पाते। पहलगाम अटैक ने जियोपॉलिटिक्स में एक तहलका मचा दिया। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया और सबसे बड़ा कदम भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को ठुकरा दिया। ये वही ट्रीटी थी जो 1960 से दोनों मुल्कों के दरमियान पानी को तकसीम करती आ रही है, यानी अब पानी भी जंग का हिस्सा बन गया। और इसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, जिसके नतीजे में इंडिया से उड़ने वाली फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया और ट्रेड को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई और दोनों मुल्कों की मिलिट्री के दरमियान बॉर्डर स्क्रिमिशेस होने लगे। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हमले का पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। यह हमला पाकिस्तान के लिए एक सर दर्द बन चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस पहले ही पाकिस्तान को मौत के मुंह में धकेल चुकी है। अब अगर टेररिज्म की मद में फिर से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है तो आईएमएफ लोन्स खतरे में पड़ सकते हैं, और फेटफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कंसर्न्स फिर से जिंदा हो सकते हैं, जिससे पहले ही पाकिस्तान बहुत मुश्किल से बाहर निकला है, और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी बढ़ सकती है। तो व्यूअर्स, आखिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अभी तक इस हमले का कोई सबूत नहीं कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या फिर इंडिया की। और एक लिबरल होने के नाते मैं ये समझता हूं कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालने और इस ब्लेम गेम का हिस्सा बनने की बजाय दोनों मुल्कों को एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और दोनों मुल्कों की आवाम को ये चाहिए कि वार मॉन्गर्स बनने की बजाय इस खित्ते की सलामती और रीजनल पीस को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वॉर किसी भी मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं, और वॉर में सबसे ज्यादा पिसने वाले आम लोग ही होते हैं। और गॉड फॉरबिड अगर ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड ममालिक आपस में टकराए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे रीजन पे होंगे। कश्मीर की खून से भीगी जमीन को बरसों से सिर्फ जंग मिली है, लेकिन हर जंग के बाद एक सवाल उठता है कि क्या अमन का कोई रास्ता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का कोई प्लॉजिबल सॉल्यूशन है, और क्या इस रीजन में कभी अमन आएगा? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर जमीन पे रिलीजन्स और गॉड्स कहां से आए, तो यहां क्लिक करें।